जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड जो एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बन रहे हैं, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज क्लास 10 का साइंस न्यू सेट लेके आया हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों इस तरह का एग्ज़ाम में इस बार आएगा और पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों बोला जाता है कि आपतन कोण का मान, मान लीजिए एक रेखा कर खींचते हैं, इधर से आएगा किरण और इधर से, तो अगर इसके बीच में अगर आपतन कोण 60 डिग्री बन रहा है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर होता है। तो बस ये याद रखना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्षर के समानांतर आने वाले किरणें आपतन कोण आपतन दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, उसे फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि F बराबर होता है R/2। तो R का मान कितना है ना 54, और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा दोस्तों ना 27 आएगा, ठीक है। और ऑप्शन में है ना ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 27 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिसके सामने जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर होगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु का किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना अवतल दर्पण का उपयोग जो है निम्नलिखित किस वस्तु का उपयोग किया जाता है ना, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग, और गाड़ी के मिरर में क्या होता है ना, गाड़ी के मिरर में जो होता है वह उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मुख्य पथ से विचलित हो जाने कौन सा घटना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों न प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, ठीक है। सबसे अधिक क्या होगा ने हीरा में होगा, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वह डायफ्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना उस लेंस प्रतिबिंब द्वारा
आवर्धन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3। ठीक है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो आंसर होगा दोस्तों न दृष्टि पटल में निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु यह अनंत तक देख सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना अनंत तक। नेक्स्ट, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो आंसर होगा दोस्तों हमें जो है श्वसन से मिलती है। चिप्स जो हम लोग खाते हैं जो दोस्तों कुरकुरे के पैकेट में विकृति गंधता से बचने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों न विकृति गंधता किसे कहते हैं। न विकृति गंधता का मतलब होता है जब कोई पदार्थ किसी नमी जगह में या कहीं भी रख देते हैं तो वह कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है, जिसे विकृति गंधता कहते हैं दोस्तों। तो इससे बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन का गैस डाल दिया जाता है ताकि वह ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आंसर होगा दोस्तों न संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है दोस्तों? तो उपचयन का मतलब ये हो गया दोस्तों न किसी के साथ जुड़ रहा है। तो ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। न जिंक ऑक्साइड का कार्बन से जुड़ रहा है दोस्तों। तो कार्बन का क्या हो रहा है ना चयन हो रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है दोस्तों, इसलिए आंसर इसका होगा दोस्तों ना कार्बन C होगा। ठीक है, क्या होगा ना C होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो दोस्तों ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 2, 3, 4 क्वेश्चन आता ही है और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं रहता है लेकिन बच्चा जो है इसको छोड़ देता है क्योंकि बैलेंस करना उन लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन बैलेंस करना सबसे इजी और आसान होता है जब इसे आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों आइए बनाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें देखना है दोस्तों कि जो LHS में है और RHS में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम विस्तार से अध्याय चैप्टर बाय चैप्टर लेके आएंगे और नेक्स्ट क्लास हम अध्याय के अनुसार से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल जो सेट अभी दिया जा रहा है उसी को बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है AgNO3 प्लस NaCl, तो बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ Ag कितना है दोस्तों, यहाँ Ag इसमें देखना है कितना है। तो यहाँ Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, N यहाँ 1 है, यहाँ भी N 1 है, Na यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl यहाँ 1 है, यहाँ भी Cl 1 है, NO3 यहाँ भी, NO3 यहाँ भी, यानी दोनों में समान दिख रहा है दोस्तों। दोनों में क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यही बैलेंस जो है वह सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों ना हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, दिए गए पदार्थ में कौन सा रंगीय सूचक तरह व्यवहार करता है? तो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार दोस्तों लौंग करता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हड्डी का प्रयोग करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O होता है दोस्तों, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? इसमें कुछ पूछ दिया है तो बस वही होगा CaSO4 1/2H2O
होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए समीकरण में कौन सी विक्रिया हो रही है दोस्तों? तो सभी का याद रखना जरूरी होता है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन ये होता है। तो ये इसके बारे में आपको परिभाषा आना चाहिए, पूरा सच से समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों, इस समीकरण में देख रहे हैं, ये समीकरण में क्या दिया हुआ है ना, 2H2O प्लस O2, तो क्या हो रहा है ना, H2O हो रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें 2 देना पड़ेगा, इसके आगे 2, तब ये संतुलित होगा वास्तव में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी दोनों जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है मतलब यह संयोजन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बैलेंस ही सही हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया है, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है, क्योंकि O के आगे 2 है मतलब इधर भी 2 है, तो अब ये बैलेंस ही सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में जो तो होता है दोस्तों ना, साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ठीक है, इतना जानना जरूरी है दोस्तों। कोई बिलियन अंडे के पीस से हुए कवच में विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होता है दोस्तों? तो HCl, इस विलयन में क्या होता है ना, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कोई विलयन नीले लेटेक्स को लाल कर देता है, उसे उसका pH क्या संभव करेगा? तो दोस्तों सबसे पहले pH इसका समझना पड़ेगा कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। तो pH स्केल का मतलब हो गया दोस्तों ना, इधर से यानी 0 से 7 तक होता है और 7 से 14 तक होता है। तो 0 से 7 से कम को अम्ल कहते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं, और 7 से जो अधिक होता है उसे बेस कहते हैं, यानी क्षार कहते हैं। तो आप लोग को बता दिए थे दोस्तों कि ABR याद रखना है, ABR। A से मतलब होता है एसिड, B से होगा ब्लू और R से होता है रेड। तो यहाँ किसका बात कर रहा है दोस्तों ना, नीला से लाल हो रहा है, ABR। तो ABR का मतलब हो गया दोस्तों ना, अम्ल का बात किया जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या संभव हो सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह 2 होगा, क्योंकि 2 ही मतलब 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि 2 अम्ल है और 11 क्या है दोस्तों ना, 1 में 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्षार हो गया, और क्षार क्या करता है ना, लाल को नीला करता है। 8 है, इस भी लाल को नीला करेगा, और 7 है तो यह ना तो लाल करेगा ना तो नीला करेगा, यानी यह क्या होता है ना, यह जल का मान जो होता है वह 7.4 होता है, यानी वह क्या है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, इसलिए इस कंडीशन में इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप pH स्केल अगर अच्छा से याद रखते हैं दोस्तों, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार से आपको याद रखना है, तब आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। अब है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा अपने अंग में खाद्य रिक्तिका का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर 4। पाचन प्रक्रिया में अमाशय का कौन सा प्रोटीन पाचन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, पेप्सिन का पाचन करता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संयोजन पाचन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, अमीबा में। क्या होगा आंसर? अमीबा में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के माध्यम से क्षारीय करता है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा पीत। ठीक है, नवसर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों ना, वृकाणु होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन श्वासोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यह भोजन का संवहन करता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधा होता है? तो पपीता जो होता है वह एक लिंगी पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? दोस्तों एक चित्र से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है ना, मुकुलन हो रहा है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये क्या है ना, कन्फ्यूज़न करने के लिए आ जाता है कि चित्र है, क्या क्वेश्चन, क्या इसका आंसर होगा। तो चाहे तो आप अगर याद रख सकते हैं तो आप बहुत ही इजी ये रहता है और इससे आप इजी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ देख रहे हैं कि मुकुलन हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, मुकुलन होगा। बस इतना ही तो याद रखना है इसमें। नेक्स्ट, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण को हार्मोन करता है। तो दोस्तों लड़कों में यौन यानी युवा जब हो जाता है तो बहुत सा बदलाव देखने को मिलता है दोस्तों। आवाज़ में भारी उत्पन्न होता है दोस्तों, और बहुत सा प्रॉब्लम होता है जो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो नियंत्रित करता है वह टेस्टोस्टेरोन करता है। ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 1, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है? तो आंसर होगा दोस्तों न गर्भाशय, यूट्रस, ठीक है। इसी में क्या होता है दोस्तों, न बच्चा जो है गर्भ में पलता है और गर्भनाल से बच्चा को जो है भोजन मिलता है। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न पवन ऊर्जा, ठीक है, ये नहीं है। तो अब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। शर्मा गैस का और लास्ट 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं दोस्तों जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। सबसे पहले कोयला अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या ख़त्म होगा? एकदम 100% होगा, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत होगा। नेक्स्ट, CNG यानी जो हम लोग CNG यूज़ करते हैं, यह क्या ख़त्म होगा? उपयोग करने के बाद 100% ख़त्म हो जाएगा और यह दूसरा बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एंड पेट्रोल भी एक बार उपयोग करने के बाद उसका दूसरा बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं दोस्तों कि ऊर्जा का सौर ऊर्जा का क्या होगा ना, सौर ऊर्जा जितना भी हम प्रयोग करेंगे वह उतना बार इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी जब तक सूर्य है तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलता ही रहेगा, इसलिए इसे नवीकरण ऊर्जा स्रोत कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा ना, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर 3, यह जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है। तो दोस्तों आज क्लास 10 का क्वेश्चन लेके आए। नेक्स्ट साइंस का बुक से संबंधित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ही आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से नंबर लाएँ, सफल हो। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।